श्री हंसराज मीणा 7 मिनट कर देना। हंसराज मीणा। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय कि आपने मुझे राज्य परिवर्तित बजट 2024-25 पर बोलने का जो अवसर दिया है। साथ ही मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में हमारे उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री ने जो ऐतिहासिक और अद्वितीय बजट पेश किया है। इस बजट में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत संकल्प के अनुसार प्रदेश का चहुमुखी और समग्र विकास का जो मजबूत आधारभूत नींव रखी है, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट में विशेषकर मेरे जिले करौली के अंदर हमने जो मांगे की है, उस मांगों से भी बढ़कर बजट में हमको मिला है, जिसमें विशेषकर मेरी विधानसभा सपोटरा, जिसमें लंबे समय से, क्योंकि सपोटरा का अधिकांश हिस्सा जो डांग क्षेत्र का दुर्गम इलाका आता है, उस दुर्गम इलाके में हमारी लंबे समय से मांग थी कि सपोटरा को जो CHC है उसको उपजिला अस्पताल घोषित किया जाए, और उसको उपजिला अस्पताल घोषित करने पर मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा। साथ ही मंडरायल उपखंड में जो उपजिला अस्पताल है उसको इस बजट में बजट स्वीकृति प्रदान की है, उसके लिए भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा। मैं मेरी विधानसभा के सभी वासियों की ओर से आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने सपोटरा के लिए रोडवेज बस स्टैंड, कुड़गांव में 132 kV GSS के साथ में जो कैला देवी न केवल राजस्थान का बल्कि देश का एक बड़ा आस्था का केंद्र है, जिसमें कैला देवी के मेले के समय बड़ी भारी जमावड़ा लगता है पब्लिक का, और उसे आस्था धाम में बाईपास बनाने के लिए जो स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अलावा मेरे विधानसभा क्षेत्र में जो विभिन्न सड़कों के लिए 40 करोड़ की जो घोषणा की गई है, उसके लिए मेरी विधानसभा की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, न केवल सपोटरा, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की जो प्रेरणा है, उसके अनुसार करौली में, क्योंकि सपोटरा और करौली से हम भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, इनके अलावा हिंडौन सिटी और टोडा भीम जो दोनों कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, उनको भी इस बजट के अंदर बहुत ही अच्छी जो घोषणा की गई है माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, तो मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि पूरे करौली जिले के अंदर इस प्रकार की घोषणा है। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये मांग करना चाहूँगा कि आने वाले समय में और इस बजट में हमको अतिरिक्त बजट देकर, क्योंकि सपोटरा एक दुर्गम इलाका है जिसका अधिकांश हिस्सा डांग क्षेत्र में आता है, उस डांग क्षेत्र में एक हमारा करणपुर उपखंड है, करणपुर उप तहसील है, और उस उप तहसील की तहसील सपोटरा जो करीबन 70 किलोमीटर दूर है, तो करणपुर को तहसील बनाने की हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग है। और इसके अलावा सपोटरा विधानसभा के विभिन्न सड़क, क्योंकि डांग क्षेत्र के क्षतिग्रस्त सड़क है, उनके लिए अतिरिक्त बजट की मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि करौली जिले में जो मुख्य हॉस्पिटल था, जिससे 7 किलोमीटर दूरी पर अब जिला अस्पताल बनाया गया है, जो पुराना हॉस्पिटल है उसको सैटेलाइट हॉस्पिटल घोषित किया जाए, ऐसी मैं मांग करता हूं। साथ में ही मैं, क्योंकि इस पूरे बजट के अंदर किसानों का, युवाओं का और ST-SCO का विशेष रूप से जो ध्यान दिया गया है, युवा साथी जो लंबे समय से पूर्ववर्ती सरकार में जिस तरह से पेपर लीक किए गए थे, और उस पेपर लीक में हमें अच्छे से याद है कि एक परीक्षा हुई थी रीट की, और उस रीट की परीक्षा के अंतर्गत हम जहां थे वहां सब रीट के, क्योंकि लंबे विद्यार्थी थे, काफी संख्या में विद्यार्थी थे उस रीट परीक्षा के अंदर, और पूरे प्रदेश के अंदर उस रीट परीक्षा को एक रीटोत्सव घोषित किया गया था, और उसमें हम सब ने, शायद मेरे साथी विधायकों ने भी बहुत तैयारी की होगी उन बच्चों को जो परीक्षा देने आए उनको। लेकिन जब वो बच्चे परीक्षा दे के बाहर निकले तो वो रीटोत्सव चीटोत्सव में बदल गया,
और उसको ध्यान रखते हुए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने SIT गठित की और आज 100 से ज़्यादा ऐसे लोगों को पकड़ा गया है जो उस परीक्षा में पेपर लीक करते थे। और युवा साथियों के लिए जो इस बजट में इसी वर्ष 1 लाख से ज़्यादा सरकारी भर्तियों का प्रस्ताव किया है और आने वाले 4-5 वर्षों में जो 4 लाख भर्तियाँ रखी गई है उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन के अंदर मैं देख रहा हूं काफी जो लंबे समय से हम यहाँ बैठे हैं, एक आदिवासियों को लेकर एक बड़ा बवाल मच रहा है, क्योंकि मैं भी आदिवासी हूं और आदिवासी उस विधानसभा से आता हूं। मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी जिसने आदिवासियों के लिए जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई थी अलग से एक आदिवासी मंत्रालय का गठन किया और उसके अलावा आदिवासियों के लिए कल्याण के लिए अलग से बजट की घोषणा की। इस देश की जो प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को यदि सम्मानजनक आदिवासियों को जो सम्मान दिया वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से वो सम्मान मिला। ये लंबे समय से सत्ता में रहे लेकिन कभी भी उस आदिवासियों का यदि ये साथ देते तो भारतीय जनता पार्टी 1992 में जब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी समर्थित प्रत्याशी की ओर से एक मेघालय के आदिवासी जॉर्ज गिलबर्ट सोएल को जब प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति के रूप में हम लोगों ने सामने प्रत्याशी के रूप में उतारा, आदिवासियों के बारे में ही बोल रहा हूं। आप लोग जो आदिवासियों का रहनुमा बनने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग दूसरे के ख्यालात की जो तलाशी ले रहे हैं उस ख्यालात में अपने गिरबान में जाकर देखो कि आपने आदिवासियों को केवल चना दाल और गेहूं तक ही सीमित रख दिया। ये भारतीय जनता पार्टी थी जिसने आदिवासियों को इस देश का सबसे बड़ा सम्मान दिया है, ये आदिवासियों की भारतीय जनता पार्टी थी। आप सब लोग केवल रहनुमा बनने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आदिवासियों के साथ में क्या हुआ है ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय आपके सामने मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस बजट के अंदर जिस तरह से, क्योंकि ये लोग कहते थे कि ये प्रदेश मर्दों का प्रदेश है, ये मर्दों का ही नहीं ये महिलाओं का भी प्रदेश है और महिला वित्त मंत्री के रूप में जिस तरह महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया गया है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मेरी विधानसभा के विभिन्न सड़कों और कैला देवी से लेकर करौली सड़क मार्ग के लिए और बरवासन से लेकर झालवाड़ी के लिए हाई लेवल ब्रिज की मांग करता हूं। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।